हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम है आकाश। जितने बच्चे 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को टोटल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जिसमें से आप लोगों को मैं चैलेंज करता हूं कि देखते हैं कि 20 क्वेश्चन आप कर लेते हो कि नहीं। अगर 50 में 20 क्वेश्चन कर लेते हो तो समझ लो कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। 50 में 20 नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो कि तैयारी अच्छी नहीं चल रही है। और यह 50 क्वेश्चन समझ लीजिए कि पूरे के पूरे बुक से है आपके, ठीक है। जो समाज विज्ञान का पूरा बुक है उस पूरे बुक से यह क्वेश्चन लिया गया 50। अगर 50 क्वेश्चन कर लेते हो और इसमें से 20 क्वेश्चन आप सही कर लेते हो तो आपके पेपर में आप लोगों का 20 जो एमसीक्यू क्वेश्चन पूछने वाला है पूरा का पूरा तुम सही करके चले आओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। देखिए, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लास्ट में अपना स्कोर जरूर शेयर करना कि आपने 50 में कितना स्कोर सही किया है, जरूर से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर पहला स्टार्ट करते हैं और आंसर देने के लिए हो जाइए बिल्कुल तैयार। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला बताइए कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ। नेपोलियन का पराजय कब हुआ आपको बताना है। 1814 में, 1815 में, 1816 में, 1817 में। जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ था, किस सन में नेपोलियन का पराजय हुआ था। ठीक है, मैं समय देता हूं आप लोगों को, जल्दी से ही आप कमेंट करके बताइए कि नेपोलियन का पराजय कब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 में। कब? 1815। जितने बच्चों ने 1815 दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर बताइए। कह रहा है कि फ्रांस, क्या बोल रहा है, फ्रांस की क्रांति हुई। कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। 1788 में, 1789 में, 1790 में, 1787 में। बताइए फ्रांस की क्रांति कब हुई। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्वेश्चन नंबर दूसरे का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। फ्रांस की क्रांति हुई तो देखिए फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। 1789 में। जितने बच्चों का 1789 बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बताइए। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। कह रहा है कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। 1871 में, 1872 में, 1876 में, 1880 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया। ठीक है, कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर तीसरे का। तो देखो 1871 में। कब? 1871 में। जितने बच्चों ने 1871 दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। कह रहा है कि जर्मन संस्कृत में बोक्सजिस्ट, क्या बोला है कि जर्मन संस्कृत में बोक्सजिस्ट का आशय था। बताइए क्या आशय था। राष्ट्र था, संविधान था, कि आम जनता था, कि संसद। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर चौथे का कि जर्मन संस्कृत में बोक्सजिस्ट का आशय था। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। तो इसका हो जाएगा राष्ट्र। बोक्सजिस्ट का मतलब क्या था, राष्ट्र था। जितने बच्चों का राष्ट्र दिए आंसर बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। बताइए, ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था बताना है। जर्मनी से, इटली से, फ्रांस से, कि इंग्लैंड से। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नेपोलियन का संबंध जो था वो किस देश से था। क्या होगा राइट आंसर बताइए। तो सबको मालूम है भाई कि नेपोलियन का जो संबंध था वो फ्रांस देश से था। क्या? फ्रांस देश से था। जितने लोगों ने फ्रांस ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही आंसर है उनका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि करो या मरो। क्या है? करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा किसका था। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, महात्मा गांधी।
बताइए क्या राइट होगा, राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6 का कि करो या मरो का नारा किसका था, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए करो या मरो का नारा जो था वो महात्मा गांधी का था। किनका था? महात्मा गांधी का था। जितने लोगों ने महात्मा गांधी दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, कह रहा है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। बताए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? 1914, 1915, 1918, 1919। बताइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा 1915 में। कब? 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे। जितने लोगों ने 1915 दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। कह रहा है कि जो समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, कौन? शिक्षा, वन, उत्तराधिकारी की विदेशी मामले। बताइए समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है, कौन इसमें से ऐसा है जो समवर्ती सूची से संबंधित नहीं है? शिक्षा, वन, उत्तराधिकारी, विदेशी मामले। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विदेशी मामले। क्या होगा? जो विदेशी मामले है वो समवर्ती सूची से संबंधित विषय नहीं है। जितने लोगों ने विदेशी मामले पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, बताइए क्या होगा। निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संघीय सूची का विषय है? रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। बताइए कौन सा संघीय सूची का विषय है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जो रक्षा है वो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रक्षा संघीय सूची का विषय है। कौन? रक्षा। तो 9 का क्या हो जाएगा? क राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी, उर्दू, संस्कृत की अंग्रेजी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आई होप सभी लोग सही करेंगे, क्योंकि भाई संविधान के अनुसार जो भारत की राज्य भाषा है सबको मालूम है कि वो तो हिंदी है। क्या है? हिंदी। तो जितने लोगों ने हिंदी किया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ चलेंगे और क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 दिख रहा है पूरा। कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? कह रहा है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? 20, 22, 24, 26। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 11 का। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 22, क्योंकि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का समावेश है। तो जितने लोगों ने 22 पे क्लिक किया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। में पहले दिखा देता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को। देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन है। कह रहा है कि संख्यात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, संख्यात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ऑप्शन पहला, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, कि एक राज्य एवं अन्य राज्यों के मध्य, कि व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, कि व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। बताइए संख्यात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य। जितने लोगों ने यह अगर ऑप्शन क्लिक किया है बिल्कुल उनका जो आंसर है राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 और फटाफट आप इसका आंसर बताइए। कह रहा है कि भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? बताइए भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29 कि 30। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का।
भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? 27, 28, 29 की 30। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28। जितने लोगों ने 28 दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। चलिए बताइए, अगला प्रश्न है कि महिलाओं की समाज में महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? कह रहा है कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? महिला मुक्ति आंदोलन, नारीवादी आंदोलन, स्त्री शक्ति की उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं समय देता हूं आप लोगों को, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग के आंदोलन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा जाता है भाई? तो इसे कहते हैं नारीवादी आंदोलन। क्या कहते हैं? नारीवादी आंदोलन कहते हैं। चलिए, जितने लोगों ने नारीवादी आंदोलन पे क्लिक किया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बात कर लेते हैं, अगला प्रश्न देखो। कह रहा है कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई। मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है आप लोगों को कि नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई 2005 में, 2006 में, 2008 में, 2009 में। मतलब क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का? नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई तो भाई 2008 में हुई थी। कब? 2008 में। जितने लोगों ने 2008 क्लिक किया बिल्कुल उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? मानवाधिकार दिवस, बताइए मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 5 सितंबर, 14 नवंबर, 15 अगस्त। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो देखिए मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जितने लोगों ने 10 दिसंबर दिया बिल्कुल उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्या है कि भारत में मताधिकार, मतलब भारत में मत देने का अधिकार की जो आयु है वो क्या है? कितने वर्ष के रहेंगे आप तो आप वोट दे सकते हैं? ठीक है, मत दे सकते हैं। 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष। बताइए भारत में जो मताधिकार की आयु है क्या होनी चाहिए? ये तो बहुत सिंपल है, सबको मालूम जाना चाहिए भैया कि 18 वर्ष के होंगे तो हम लोग यहाँ पे मत दे सकते हैं। और आई होप सभी लोगों का ये आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि लोकतांत्रिक, क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त है किसका? स्वयं राज्य करने का, शासन व्यवस्था ठीक करने का, अपनी सरकार चुनने का, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों का अधिकार प्राप्त है, तो भाई लोगों का अधिकार प्राप्त है अपनी सरकार चुनने का। अपनी सरकार, अपने खुद से मन से अपना सरकार चुनेंगे। ठीक है, तो जितने लोगों ने अपने सरकार चुनने का ऑप्शन पे क्लिक किए हैं बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 20वां है कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से है। ठीक है, तो लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से समांतर, बेहतर, कि बेकार, की कुछ नहीं। लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से कैसा है? समांतर है, बेहतर है, बेकार है, कि कुछ नहीं। बताइए क्या है राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बेहतर है। लोकतंत्र जो शासन है वो अन्य व्यवस्थाओं से क्या है? बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां। अगला प्रश्न 20वां देखते हैं क्या है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। बताइए, ये तो आना ही चाहिए सभी बच्चे को। ये हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? सरदार पटेल हैं कि बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? बताइए क्या है राइट आंसर? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं कौन? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा बताइए?
तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, क्योंकि हिंद स्वराज जो पुस्तक लिखे थे वो महात्मा गांधी ही लिखे थे। ठीक है, चलिए जितने लोगों ने महात्मा गांधी दिया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़िए। क्या है? हेमेटाइट। क्या है? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है बताना है आपको। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए, हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? तांबा से, बॉक्साइट से, सोना से, लव अयस्क। बताइए क्या है राइट आंसर? हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लव अयस्क। किससे? लव अयस्क से। हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है? लव अयस्क से। चलिए जितने लोगों ने आंसर ये दिया होगा बिल्कुल उनका आंसर सही है। आगे बात कर लेते हैं। अगला है कि मुंबई हाई, क्या बोला है? मुंबई हाई प्रसिद्ध है। कह रहा है कि जो मुंबई हाई है वो प्रसिद्ध है तेल शोधक कारखाने, पेट्रोलियम के लिए, फिल्मी सिटी के लिए, गेटवे ऑफ इंडिया के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए भाई, मुंबई हाई प्रसिद्ध है किसके लिए? तो मुंबई है प्रसिद्ध है भाई तेल शोधक कारखाने, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जितने लोगों ने ये आंसर दिया है पहला, बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एंथ्रेसाइट्स, क्या है? एंथ्रेसाइट्स का जो संबंध है वो किस देश से है? एंथ्रेसाइट्स का संबंध किस देश से है? तांबा, बॉक्साइट, सोना, कोयला। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 23 का? एंथ्रेसाइट्स का जो संबंध है वो किस देश से है? तो वो है आपका बॉक्साइट्स। क्या? बॉक्साइट से। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका बॉक्साइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बताइए, पर्वतों पर मृदा अपरदन, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन है पवन, हिमनद, जल, पशुचारण। बताइए पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? 24 का बताइए क्या होगा राइट आंसर? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पर्वतों पर मृदा अपरदन का जो साधन है वो हिमनद है। क्या है? हिमनद। ठीक है, जितने बच्चों का हिमनद है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्या है क्वेश्चन नंबर 25 कि लाल मिट्टी, क्या बोला है? लाल पीली मिट्टी, दोनों लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में, मालवा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र के घाटी में, कि थार रेगिस्तान में। बताना है आपको कि लाल पीली मिट्टी पाई जाती है कहाँ पे। 25 का राइट आंसर क्या होगा बताइए? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है भाई दक्कन के पठार में। कहाँ पे? दक्कन के पठार में पाई जाती है। ठीक है, जितने लोगों का क राइट आंसर है बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्या है क्वेश्चन 26? कह रहा है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? बताना है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का? बहुत प्यारा प्रश्न है कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो भाई लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त है। क्या है? लेटेराइट मिट्टी। जितने लोगों ने लेटेराइट दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? क्या है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? गहन खेती, वनमुनल, की अधिक सिंचाई, की अति पशुचरण। बताइए क्या होगा राइट आंसर? पंजाब की बात हो रहा है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? बताइए 27 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। ठीक है, जितने लोगों ने अधिक सिंचाई पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। और इसी के साथ क्वेश्चन 28 का वो आंसर दीजिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड।
बताइए 28 का राइट आंसर क्या होगा कि किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो भाई वो है आपका उत्तराखंड। क्या है? उत्तराखंड। 28 का जो उत्तराखंड है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितने बच्चे ने दिया है उत्तराखंड बिल्कुल राइट आंसर उनका है। और क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या है कि निम्न में से मतलब इन चारों में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? अजैवीय संसाधन है। चट्टाने, पशु, पौधे, मछलियां। बताइए 29 का राइट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सा अजैवीय संसाधन है? तो अजैवीय संसाधन आपका है चट्टाने। क्या है? चट्टाने। जितने लोगों ने चट्टाने पे क्लिक किया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ देखिए बढ़ेंगे, क्या है राइट आंसर इसका बताना है आप लोगों को कि निम्न में से मतलब इन चारों में से कौन सा एक संभावी संसाधन है? अभी हमने अजैवीय संसाधन देखा था, अगला प्रश्न और यह है संभावी संसाधन। तो बताइए कोयला, पेट्रोलियम, पवन ऊर्जा, बॉक्साइट। बताइए क्वेश्चन नंबर 30वां का राइट आंसर क्या होगा? कौन सा संभावित संसाधन है भाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा जो है संभावित संसाधन है। जितने लोगों का पवन ऊर्जा पे क्लिक किए हैं उनका राइट आंसर है। और आगे हम बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 31 है कि विश्व में अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? पूरे विश्व की हम बात कर रहे हैं, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, किस स्थान पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है? मासिनराम में, चेन्नई में, व्लादिवोस्तोक में कि न्यूयॉर्क में? बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट 31 का राइट आंसर क्या होगा? तो भाई सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। कहाँ पे? मौसिनराम में होती है। ठीक है, चलिए जितने बच्चों ने क्लिक किया मौसिनराम बिल्कुल उनका राइट आंसर है। और 32 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है 32 कि यहाँ दिखाता हूँ पूरा, आप लोगों को दिख रहा है कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। अब पूरा दिख रहा होगा ना प्रश्न। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में? मतलब क्या होगा राइट आंसर 32 का? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ग। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 33, देखते हैं 33 क्या है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर की गई? कह रहा है कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर की गई? दामोदर, नर्मदा, कोसी की चिनाब? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 34 है, नहीं 33 क्वेश्चन है। 33 का बताइए भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर की गई आपको बताना है। तो भाई दामोदर नदी पे। किस नदी पे? दामोदर नदी पे की गई। तो जितने लोगों ने दामोदर पे क्लिक किया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। चलिए 34 की तरफ बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न है 34। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? बताइए। कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? गोपाल कृष्ण गोखले का, बाल गंगाधर तिलक का, जवाहरलाल नेहरू का? जवाहर होगा, जवाहर, जवाहरलाल नेहरू का कि महात्मा गांधी का? बताइए क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, 34 का राइट आंसर आप लोग बताइए। क्योंकि बोला है इसमें कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसका कथन है? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, बाल गंगाधर तिलक का। किनका? बाल गंगाधर तिलक का। चलिए आगे बढ़ेंगे 35 की तरफ। दिख रहा है पूरा, बताइए कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में, 1904 में, 1857 में, 1855 में? बताइए क्या होगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 35 का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, बताना पड़ेगा आप लोगों को। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ 1885 में। जितने लोगों ने 1885 दिया है बिल्कुल उनका आंसर सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे 36 की तरफ। देखिए 36 क्या है। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर
किसको संबोधित किया जाता है? कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? महात्मा गांधी को, जवाहरलाल नेहरू को, सुभाष चंद्र बोस को, गोपाल कृष्ण गोखले को। बताइए क्या होगा राइट आंसर 36 का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो भाई वो है महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी है। जितने लोगों का महात्मा गांधी है ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 37 की तरफ बढ़ेंगे। क्या है राइट आंसर 37 का? बताइए। 37 के लिए मुझे छोटा करना पड़ेगा ताकि पूरा दिखे। चलिए, क्या है कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस की, महात्मा गांधी ने। तो ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है और सभी लोगों का आंसर आना चाहिए सही भाई कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? वो थे महात्मा गांधी। कौन थे? महात्मा गांधी। जितने लोगों ने महात्मा गांधी पे क्लिक किया है बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 38 देखते हैं। 38 क्या है? 38 है कि महामंदी, क्या है? महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1919 में, 1924 में, 1929 में, 1934 में। बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 का। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो भाई महामंदी का प्रारंभ हुआ 1929 में। कब? 1929 में। जितने लोगों का 1929 है बिल्कुल उनका आंसर राइट है। ठीक है, चलिए 39 की तरफ बढ़ेंगे। 39 बताइए। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ? 1914 में, 1939 में, 1919 में, 1942 में। बताइए 39 का राइट आंसर क्या होगा? प्रथम विश्व युद्ध पूछ रहा है। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1914 में। कब? 1914 में। ठीक है, जितने बच्चे ने 1914 दिया है आंसर बिल्कुल उनका आंसर राइट है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ठीक है, 40 मतलब 40 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? आपसी समझौता, गुलाम प्रथा, सशर्त प्रथा कि नई दास प्रथा। बताइए अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए अनुबंध व्यवस्था को हम नई दास प्रथा के नाम से जानते हैं। किसे? नई दास प्रथा के नाम से जानते हैं। तो जितने बच्चों का नई दास प्रथा पे ऑप्शन क्लिक किए होंगे बिल्कुल उनका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 41 दिख रहा है। बताइए, कह रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। बताइए 41 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत प्यारा प्रश्न है 41। बताइए क्या होगा राइट आंसर। सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। तो जितने लोगों ने पश्चिम बंगाल किया होगा बिल्कुल उनका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे 42। देखिए 42 का राइट आंसर क्या होगा बताइए। कह रहा है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। कह रहा है कि जो चिपको आंदोलन है संबंधित है मृदा संरक्षण से, वन संरक्षण से, जल संरक्षण से कि वायु संरक्षण से। बताइए चिपको आंदोलन की बात कर रहा है। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन संरक्षण से। किससे? वन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? कह रहा है कि टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? 1973 में, 1975 में, 1980 में, 1989 में। बताइए टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा 1973 में आरंभ किया गया। जितने लोगों का 1973 है बिल्कुल उनका जो आंसर है राइट है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न 44। अगला प्रश्न 44 है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और
प्राणी जात हास का सही कारण नहीं है। बताना है कि कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात हास का सही कारण नहीं है। ठीक है, मैं ऑप्शन दिखाता हूं पूरा का पूरा चारों। पहला है कृषि प्रसार, दूसरा है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, तीसरा है वृहद स्तरीय विकास परियोजना, और चौथा है कि तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ख। दूसरा राइट आंसर हो जाएगा पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। ठीक है, तो जितने लोगों ने यह इस वाले ऑप्शन पे क्लिक किया होगा उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, अगला प्रश्न 45 देखिए, इसका आंसर तो सबका ही आना चाहिए कि चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ। 1920, 1921, 1922, 1925। बताइए क्या राइट आंसर है 45 का। चौरी चौरा कांड कब घटित हुआ, तो भाई 1922 में घटित हुआ। कब? 1922 में। तो जितने लोगों का 1922 है बिल्कुल उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए 46 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। पहला ऑप्शन, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। कि दूसरा, यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। कि तीसरा, नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। ऑप्शन गो उपयुक्त में से सभी। बताइए क्या राइट आंसर होगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया। तो भाई देखिए नमक को अत्यधिक महत्व उन्होंने दिया, ऑप्शन क जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि नमक का जो प्रयोग है वो अमीर गरीब सभी करते थे। ठीक है, चलिए तो जितने लोगों ने ऑप्शन पहला भी क्लिक किया होगा उनका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 47। बताइए क्या होगा राइट आंसर 47 का। 47 का राइट आंसर बताइए 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है। सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, कि साइमन कमीशन का भारत आगमन, कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत, कि ऑप्शन ग जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है बताना है। 47 का राइट आंसर क्या होगा बताइए क्या है राइट आंसर 47 का। तो ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को कौन सा घटना हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, याद रखिएगा। जितने लोगों ने जलियांवाला बाग हत्याकांड पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया, ये तो बताना ही पड़ेगा आप लोगों को। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? 1920 में, 1927 में, 1930 में, 1935 में। बताइए 48 का राइट आंसर क्या होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया भैया? तो 1930 में चलाया गया। तो जितने लोगों ने 1930 पे क्लिक किया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ बढ़ेंगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 49। असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, खिलाफत आंदोलन, कि प्रथम विश्व युद्ध। बताइए असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा भाई खिलाफत आंदोलन। क्या? खिलाफत आंदोलन। तो जितने बच्चों ने खिलाफत आंदोलन पे क्लिक किया है उनका आंसर बिल्कुल राइट है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। ये तो 49 था ना, 50 लास्ट क्वेश्चन। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई? कह रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। रॉलेट एक्ट की घोषणा, नमक कानून तोड़कर, साइमन कमीशन हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई, तो वो होगा नमक कानून तोड़कर। क्या? नमक कानून तोड़कर।
तो जितने लोगों ने नमक कानून तोड़कर ऑप्शन क्लिक किया बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए मैंने आप लोगों को पूरा टोटल 50 नंबर का हमने टेस्ट लिया। बताइए 50 में कितना नंबर आपने किया? अगर 20 क्वेश्चन आपने सही कर दिया होगा, कम से कम आप तो 20 करना ही चाहिए। 20 कर दिया है तो अच्छी तैयारी चल रही है। आप एमसीक्यू क्वेश्चन जो सामाजिक विज्ञान में 20 नंबर का आने वाला है, पूरा का पूरा करके चले आओगे, मेरा वादा है। कमेंट करके जरूर अपना स्कोर शेयर करना। वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। डेली वीडियो आपको मिलेगी हर एक सब्जेक्ट की इसी तरह की। 2023 बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हमारे चैनल पर कराई जा रही है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।